रोसन एंड विल्सन से दे रहा हूँ, जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, जो कि हेल्थ एंड इलनेस के बारे में बताया है। 14 एडिशन में आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल जो होता है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है शरीर की। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सेल आर द बॉडी स्मॉलेस्ट फंक्शन एंड यूनिट स्मॉलर सिमिलर सेल आर grouped to from tissue. The human body develops single cell called the zygote. जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है शरीर का, बॉडी का। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलप्ड सिंगल सेल से डेवलप होते हैं। देखिए जो सेल होता है सेल से टिश्यू का निर्माण होता है, सेल से टिश्यू का निर्माण होता है और टिश्यू से एक बॉडी ऑर्गन्स का निर्माण होता है, फिर उसके बाद एक बॉडी का निर्माण होता है। ये एक बॉडी बनने का प्रोसेस होता है। सबसे पहले सेल बनती है, उसके बाद टिश्यू बनता है, उसके बाद एक ऑर्गन का निर्माण होता है, जैसे लीवर हुआ, ब्रेन हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ये सब क्या है, हमारे ऑर्गन्स हैं। उसके बाद क्या होता है, बॉडी का निर्माण होता है। तो देखिए जाइगोट के माध्यम से बनता है। ठीक, अब सेल का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ये ह्यूमन बींग्स का सेल है, प्लांट सेल का दूसरा होता है। तो फिलहाल हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमन का देखेंगे। तो सेंट्रल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्रोमोसोम या जीनोम का सारा इसमें रहता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वन बाय वन करके हम सब देखेंगे ब्रीफली में। सबसे पहले फिगर को हम फोकस कर लेते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ होता है उसमें किसी भी तरह का राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि रफ में छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे रफ कहा गया है। रफ का मतलब होता है रफली, खुरदुरा। इसीलिए क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक, इसीलिए इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं राइबोसोम जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टीनी ग्रेनुल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं पूरे सेल में। ठीक, और देखिए साइटोप्लाज्म जो होता है यू पूरे सेल के एक पार्टिकुलर को, जैसे कि मेम्ब्रेन के बाद ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जितनी भी सारी एरिया आती है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, और सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम जो होता है वो धागे की संरचना होती है, लाइन की तरह संरचना होती है, जिसका काम सेल डिवीजन में आता है। देखिए सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ ये घिरा हुआ होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनल होते हैं, और जो ऑर्गेनल इसमें उपस्थित होते हैं जिसमें फ्लूइड वगैरह होता है उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। माइटोकांड्रिया हुआ, माइटोकांड्रिया एक पावर हाउस ऑफ सेल के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये हम आगे बताएंगे आपको। यहाँ पर देखिए लाइसोसोम के सुसाइड बैग भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्यों कहते हैं आगे हम बताएंगे। ठीक, इसी तरह यहाँ पर देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी अपार्टस भी कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं सेल के पार्ट। देखिए उसके पहले विच रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ओवम फीमेल ओवम। जैसे कि एक सेल का निर्माण कैसे होता है, जब एक ओवम और उसके बाद स्पर्मेटोजोन का मेल होता है तो फ्यूजन होता है, तो क्या कहते हैं एक सेल के निर्माण के, जिसे हम कहते हैं जाइगोट। जैसे यहाँ पर हम बताए हैं उसे क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं सेल के पार्ट ऑफ सेल। देखिए सेल का पार्ट मोस्टली तीन तरह का होता है। पहला जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो पूरा कवरिंग करता है चारों तरफ, सेल के चारों तरफ एक तरह का मेम्ब्रेन, आप चाहे सेल मेम्ब्रेन कहिए और चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों सेम ही होता है। ठीक, अब उसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब फ्लूइड के अंदर क्या होता है, साइटोसोल होता है और ऑर्गेनल होता है। जैसे अभी हम बता रहे हैं, देखिए ये क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन और साइटोसोल, इसके अंदर जो लिक्विड भरी रहते हैं उसे साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल हुआ, साइटोप्लाज्म से कहा। और साइटोसोल जो होता है वो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के बीच में जो लिक्विड भरी रहती है, जो फ्लूइड रहता है, उसे हम
सोल कहते हैं। और ऑर्गेनल, ये सब ऑर्गेनल हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनल होते हैं, ये इसके पार्ट होते हैं। और उसके बाद बीच में आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, इसका हमारा एक पार्ट है। अब वन बाय वन करके हम समझते हैं। देखिए हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनल, सेल के ऑर्गेनल्स कितने होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, जो कि पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होता है। जो सेंट्रोसोम होता है वो सेंट्रियोल का पेयर होता है। तो अब हम सबसे पहले क्या जानेंगे, पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल में सबसे पहले हम क्या देखे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो पूरे सेल में पाया जाता है, पूरे सेल में जितने भी सेल होते हैं सभी में पाया जाता है। और ये एक तरह का सेपरेट करता है, अलग करता है, किससे, ऑर्गन्स को और उसके बाद सेल को के बीच में जो है डिफ्रेंशिएशन करता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ क्या होता है, अलग अलग सारी चीज़ें रहेंगे, क्या है, सारी चीज़ें अलग रहेंगी। उसी तरह देखते हैं कि इसका मेन काम क्या होता है, इंटीरियर और आउटसाइड इन्वायरमेंट, जो ये एक तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट से बचाता है, आउटसाइड इनसाइड। जैसे आउटसाइड का टेम्परेचर कुछ और है, इनसाइड का टेम्परेचर कुछ और है, तो इसका काम ये होता है। देखिए और उसके साथ में देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ मेम्ब्रेन आर फंडामेंटल टू सेल सर्वाइवल। जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है उसके मेम्ब्रेन जो होता है वो फंडामेंटल सेल का सर्वाइवल करता है, उसे सर्वाइव करने के काम आता है। अब पॉइंट है उसका कुछ जान लेते हैं हम। इट इज द फिजिकल बैरियर बिटवीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द इनर सेल ऑर्गेनल। ये जो फिजिकल बैरियर होता है, फिजिकल मतलब होता है कि बाहरी जो चोट होती है उससे एक तरह का बैरियर का काम करना है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी और अंदर के इन्वायरमेंट का। दूसरा देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जो परमिट एंड मोमेंट मॉलिक्यूल करता है। जैसे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका फिगर आगे हम बताएंगे आप लोग को। देखिए प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिबल होता है, वो किसी को चूज करता है जो उसको अंदर आना है बाहर। अब किसी को तो अंदर लेगा नहीं, जैसे बैक्टीरिया अंदर ले जाएगा तो न्यूक्लियस को ख़त्म कर देगा, तो सेल की बॉडी को डेथ हो जाएगी। इसीलिए परमिएबल होता है, सेलेक्टिव परमिएबल, किसको आना है किसको नहीं जाना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। और ये क्या इंपॉर्टेंट रोल आर इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। अब ये इंपॉर्टेंट रोल करता है इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब इंडो और एक्सो क्या होता है हम एक लाइन में बता देते हैं। अगर देखिए एक्सो है और ये इंडो है, अगर इंडो का कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी पदार्थ अगर वो अंदर से बाहर जा रहा है तो हम इसे इंडो कहेंगे, और अगर जो बाहर से अंदर जा रहा है हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक, प्ले रोल ऑफ द साइटोस्केलेटन एंड प्रोवाइड शेप ऑफ सेल। इसके साथ में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो साइटो मतलब होता है सेल का, और स्केलेटन का मतलब होता है एक हड्डी का निर्माण, और उसके साथ में ये शेप प्रोवाइड करता है, कैसे शेप होना चाहिए कैसे नहीं। जैसे आप लोग देखे भी होंगे कि जो ये क्या है हमारा एनिमल का है, एनिमल सेल है, और उसके बाद जो प्लांट का होता है कुछ यूँ होता है। तो ये क्या करता है, एक तरह का शेप डिसाइड करता है कि उस सेल का शेप कैसे होगा। तो क्या करता है, सेल का शेप डिसाइड करता है। अब देख लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में मोस्टली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट वार्ड चैनल होता है। देखिए जो ये गेट की तरह चैनल होता है इसके माध्यम से मॉलिक्यूल अंदर और बाहर जाते हैं, इसके माध्यम से अंदर और बाहर जाते हैं। और इसमें देखो फास्फोलिपिड के बाइलेयर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सेल मेम्ब्रेन में कितने लेयर होते हैं, तो इसमें 2 लेयर होते हैं। जो ऊपरी लेयर होता है यहाँ पर देख रहे हैं, जो ऊपरी लेयर होता है हाइड्रोफोबिक होता है, जो गोल का नुमा बना हुआ होता है उसके हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और जो इसमें डंडी से निकली हुई है उसे हम हाइड्रोफोबिक कहेंगे। और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब होता है लविंग ऑफ H2O, लविंग ऑफ वाटर, और हाइड्रोफोबिक मतलब होता है हेटिंग ऑफ वाटर। तो इसी क्या होता है चैनल में भी क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन का काम यही करता है। और यहाँ देखिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फास्फोलिपिड
बाइलेयर को बाइंड करने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होते हैं जो कि प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जैसे मैं आप लोग को बताया था, ये क्या है, सेल है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक, इट आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों होता है, द एंजाइम ऑफ सिंथेसिस एटीपी इनर पैक्ड मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक, सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज मोस्ट इफिशिएंटली इन द फाइनल स्टेज एरोबिक रिस्पायरेशन। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है या नॉन एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो इसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होता है जिसकी रिक्वायर होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये एटीपी बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट मेटाबॉलिटी एक्टिव सेल हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा किस में होता है, लीवर में होता है, मसल्स में होता है और स्पर्मेटोजोआ में होता है। इस तरह के जो सेल होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि लीवर में पूरे मेटाबॉलिज्म काम करता है, मतलब इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है। मसल्स में कहीं हम जाते हैं आते हैं या मसल्स पेन होती है तो इसमें मसल्स की, माइटोकॉन्ड्रिया में मसल्स की मात्रा ज़्यादा रहती है। इसी तरह स्पर्मेटोजोआ भी है जो स्पर्म का बनता है। हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दो लेयर होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। इसीलिए मैं देखिए कलर का क्लासीफाई कर दी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए F1 पार्टिकल, उसके पहले देखिए क्रिस्टी यहाँ पर होगा। देखिए क्रिस्टी जो है वो उभरे हुए, उंगली की उभरे हुए जैसे संरचना होगी। इसमें क्रिस्टी में छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे हुए हैं जिसे हम F1 पार्टिकल कहते हैं। F1 पार्टिकल में ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है और इसमें मैट्रिक्स भी होती है। जैसे उसमें साइटोप्लाज्म था, इसमें मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप के फ्लूइड होते हैं उसमें मैट्रिक्स होता है और इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें पार्टिकुलर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, अदरवाइज किसी में भी डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर था। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होती है स्मॉल मेम्ब्रेनस वेसल्स पिंच्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकला हुआ एक पिंच वेसल्स होता है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम जो होता है उसे सुसाइड बैग, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि अपने ही सेल का ऑर्गन्स को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक, ये हमारा क्या रहा, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो ऊपरी होती है उसे मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है यही हमारे सेल के ऑर्गन्स क्या कर देता है, खा लेता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। अब देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और ये सिंथेसिस एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स ऑफ यूज्ड लिक्विड एंड रिपेयर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर ऑर्गेनल मेम्ब्रेन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्टेरॉइड और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है जो कि लिपिड में लिपिड जो होती है वो रिप्लेस करता है और रिपेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेयर होता है उसमें क्या करता है, ये रिपेयर करता है। उसके साथ में जो इसका हार्मोन सिक्रीज होता है वो अदर ऑर्गन्स की मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। ये नहीं है केवल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही करेगा, उसके साथ में जितने भी ऑर्गेनल होंगे उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, अब देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिटॉक्सीफायर का काम करता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसे ख़त्म करने का काम करते हैं। और ये कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज व्हेन द सेल नीड एनर्जी। यदि सेल को एनर्जी की ज़रूरत है तो क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देगा जब सेल को रिक्वायरमेंट या नीड रहेगी तब। ठीक, सेल दैट सिक्रीट दीज प्रोडक्ट सच सेल आर टेस्ट, ओवरी, स्किन, ऑयल ग्लैंड हैव एन एक्सेस ऑफ ESR। देखिए जो ESR होता है, SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ओवरी, स्किन, ऑयल ग्लैंड
इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अब ये देखते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों मैं बता दे रहा हूँ आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो SER होता है इसमें किसी भी तरह सेम स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लेकिन इसमें स्मूथ होता है, इसमें चिकना होगा, इसमें किसी भी तरह का राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये छोटे छोटे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये दोनों हमारा स्ट्रक्चर है। आगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज on it ribosome. These are site of synthesis of protein and some of which are export from cell. ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस और RER जो होता है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है, जबकि SER जो होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स का सीक्रेट करता है। ये दोनों में यही डिफरेंस होता है। और जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सम ऑफ विच आर द एक्सपोर्ट फ्रॉम सेल, ये एक्सपोर्ट करता है, आयात निर्यात करता है सेल को। ठीक है, अब देखते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसे हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। और ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं इसके बारे में आगे हम देखते हैं। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ द स्टाक क्लोजली फोल्डेड मेम्ब्रेनस सेक। ये क्या होता है कि एक तरह का सेक होता है, मेम्ब्रेनस सेक होता है जिसके अंदर सेक भरा होता है। दीज आर सिंथेसिस एक्सपोर्ट प्रोटीन। देखिए कहा गया ना, अभी मैं बताया आपको कि ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। दीज आर सिंथेसिस एंड एक्सपोर्ट प्रोटीन। जैसे अभी ऊपर हम देखे थे कि RER क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है। जब ये सिंथेसिस कर देगा, यहाँ पर क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ सेल, सेल को चारों तरफ भेजता है। कौन भेजता है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस क्या होती है कि इधर का उधर, उधर का इधर करती है ना। जैसे कि ये क्या है, कोई ट्रैफिक है, ट्रैफिक किधर जाना है, इधर गाड़ी इधर जानी है, इधर गाड़ी इधर जानी है, तो कौन, ट्रैफिक पुलिस पर आता है। ठीक इसी तरह जब प्रोटीन की हाई मात्रा हो जाती है, किस सेल को कहाँ कितना डालना है, उसे हम क्या करते हैं, बताते हैं। द प्रोटीन मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू GC। ये प्रोटीन जो मूव करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और GC करता है। स्टोरेज फॉर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सेल, दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। जैसे अभी बताया था एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। तो ये क्या करता है, स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। जैसे यहाँ पर देखिए सेल है, अभी सेल है, मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा पूरा सेल हो गया, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये जैसे यहाँ पर ये प्रोटीन का प्रोड्यूस हुआ, जैसे यहाँ पर प्रोटीन का प्रोड्यूस हुआ, तो ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक माइटोकांड्रिया को नीड है, माइटोकांड्रिया की नीड है, तो ये यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा। तो यह ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर सेंट्रोसोम है, अब इसको जाना है, तो यहाँ पर इसको रोक कर फिर ये ले जाएगा। कौन काम करता है, ये GC काम करता है, इसीलिए GC को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ठीक, सोकाल्ड, इसे देखिए सोकाल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ट्रैफिक पुलिस, इसे हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। अब आगे देखते हैं इसका फिगर कैसे बनता है। देखिए फिगर इसका जो होता है वो सेम थ्रेड लाइक सेक होता है। इसमें दो फेस होते हैं, सीस फेस होता है और ट्रांस फेस। जो ऊपरी फेस होता है उसे हम सीस कहते हैं, जो निचला फेस होता है उसे हम ट्रांस कहते हैं। और इसमें इनकमिंग ट्रांसफर वेसिकल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन लाइक सेक होता है उसे हम लुमेन कहते हैं। अब यहाँ पर ये कई सारे सिस्टर्नी मिलकर एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब सारे सिस्टर्नी मिलके एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। राइबोसोम जो होता है वो टाइनी ग्रेनुल्स कंपोस्ट होता है, जिसमें राइबोसोमल RNA और प्रोटीन होता है। दीज आर सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड। ये जो सिंथेसिस होता है प्रोटीन का किससे करता है, एमिनो एसिड से। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है किससे, एमिनो एसिड से, फ्रॉम एमिनो एसिड यूजिंग ऑफ mRNA। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम करता है किसके माध्यम से करता है, वो mRNA के माध्यम से करता है, मैसेंजर RNA। इट इज द प्रेजेंट फ्री यूनिट्स इन साइटोप्लाज्म। ये फ्री फॉर्म में रहता है, पूरे सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्री फॉर्म में रहता है। राइबोसोम मेक प्रोटीन
फॉर यूजिंग विथ इन सेल। और ये राइबोसोम जो होता है वो मेक प्रोटीन का काम करता है। जैसे मैं फिगर के माध्यम से आप लोग को समझा दे रहा हूँ, ये क्या है, हमारा सेल है, अब बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। अब जो राइबोसोम होता है वो टाइनी फॉर्म में ऐसे से चारों तरफ फैला हुआ रहता है, चारों तरफ फैला रहता है। इसका काम क्या होता है कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहता है, अब देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है ये दिस डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द माइक्रो ट्यूब विद इन सेल, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के पेयर से बना हुआ होता है। तो इसका जो काम होता है वो मोस्टली सेल डिवीजन में काम आता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, छोटे छोटे ऐसे मैं फिगर में बता चुका हूँ आप लोग को, फिगर एक बार देख लीजिएगा आप लोग। देखिए ये क्या है हमारा, ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम है। और इसमें जो डंडी लगी हुई होती है, जो डंडी लगी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। मतलब बहुत सारे सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। तो अगर कह सकते हैं कि सेंट्रियोल जो होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है किसका, सेंट्रोसोम का। जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का, सेल, ठीक उसी तरह ये भी होता है। ठीक, अब इसको आगे देखते हैं हम, ये क्या होता है, सेंट्रियोल्स बना होता है जो कि स्मॉल है। देखिए स्मॉल क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटा छोटा होता है। एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में रोल होता है। कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सेल डिवीजन में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, तो सेंट्रोसोम का होता है। ठीक, अब देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। देखिए न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेनस इनक्लोज ऑर्गेनल होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, कंटेंस ऑफ क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इट इज सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड कंटेन्स बॉडी जेनेटिक मेटाबॉलिक फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए इज द प्रेजेंट द नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का बना हुआ होता है। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है बीच में क्या होता है, उसे न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और इसकी जो साइड साइड में धागे नुमा संरचना जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, आगे जाकर डीएनए का निर्माण कर लेता है। और न्यूक्लियर इन्वेलप, इन्वेलप जो करता है वो साइड साइड एक संरचना या कवरिंग का काम करता है, मेम्ब्रेन का काम करता है। और इसके दोनों के बीच में एक तरह का स्पेस होता है जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जिसमें जिसमें एक्सचेंजिंग की जाती है। ठीक, ये हमारा क्या रहा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में बस खाली इतना ही जानिए आप कि ये क्या है, जेनेटिक कंटेनेंस होता है जिसमें क्रोमोसोम, डीएनए और उसका जीन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं इसमें। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो होता है इज द जिलेटिनस लिक्विड दैट फील इनसाइड ए सेल। ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, पूरा जिलेटिन लिक्विड फॉर्म में पूरे सेल में फैला हुआ होता है। जैसे कि यहाँ अभी हम बताए थे आप लोग को, ये सेल होता है, सेल में चारों तरफ लिक्विड वैसे भरा हुआ होता है, पूरा लिक्विड ऐसे भरा हुआ पूरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंपोज्ड आउटर साल्ट एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये जो होता है इसमें कंपोस्ट क्या क्या होता है, वाटर होता है, साल्ट होता है और डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये सब सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होते हैं। सम इंटरसेलुलर ऑर्गेनल सच एज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया आर इनक्लोज बाय मेम्ब्रेनस दैट सेपरेट देन फ्रॉम साइटोप्लाज्म। जो इंट्रासेलुलर, जो इसके अंदर, इंटर का मतलब होता है अंदर, सेलुलर का मतलब सेल, और जो ऑर्गेनल होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन, बाय मेम्ब्रेन के माध्यम से अंदर रहते हैं, जो आपस में सेपरेट रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसी के हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म में एक टाइप था साइटोसोल। जो साइटोसोल होता है इसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। इज ऑन द लिक्विड फाउंड इनसाइड सेल, सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है वो साइटोसोल ही होता है। इट इज सेपरेटेड इनटू कंपार्टमेंट बाय मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, अलग अलग करता है। जैसे यहाँ पर बता दे रहे हैं आप लोग को, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये जीसी। इसके बीच में जो सेपरेट होता है, जो अलग करता है, लिक्विड बनी रहती है। जैसे कोई भी चीज़ है, सेल ही है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, अब यहाँ पर जीसी है,
जीसी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बीच में जो गैप होती है, इसमें लिक्विड भरी रहती है, तो वो लिक्विड को क्या करते हैं हम, उसी लिक्विड का हम साइटोसोल कहते हैं हम। ये साइटोसोल कंटेन्स एमिनो एसिड। इसमें क्या क्या होते हैं, एमिनो एसिड, mRNA, राइबोसोम, शुगर और आयरन रहते हैं। ये हमारा सेल और उसके पार्ट का सारा डिटेल है। अगर आपको इस का PDF चाहिए, मैं अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, जीमेल और व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप हाय लिखकर या हमें इसकी PDF आप मांग सकते हैं।